टॉपिक है वो आपको हमने पहले अनाउंस किया था कि हम बेसिकली याह्या खान और सकूत ढाका जो है, डिबैकल ऑफ ढाका, उसके बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जी। तो आपको पता है कि सबसे पहले आप थोड़ा सा एरिया आपको बता दूं कि ये जो हमारे से अलहदा हुआ है पाकिस्तान यानी ईस्ट पाकिस्तान, वो हमसे दूर कितना था और उसके साथ जो है कि वो हमारा कितना गैप था जी एरिया का। तो अब देखें तो ये मेन पाकिस्तान है जी, जिसे वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था उस दौर में। ये आज पाकिस्तान है, उस वक्त ये वेस्ट पाकिस्तान था। और ये वाला पोर्शन जो है ये है ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान आपने ज़हन में रखना है कि ये बीच में पूरा इंडिया आता है जी। इंडिया का ये वाला हिस्सा जो है वो मैंने अलहदा से इस वजह से मेंशन किया, ये वेस्ट बंगाल है। ये वेस्ट बंगाल जो है ये सारा एरिया ये यहाँ से होता हुआ यहाँ तक है, यानी पूरे बांग्लादेश को यानी ईस्ट पाकिस्तान को कवर करता है ये वाला एरिया। यानी इंडिया का बॉर्डर जो बांग्लादेश का बॉर्डर है इस साइड से सिर्फ किसके साथ लगता है, वेस्ट बंगाल से। ऊपर वाला ये वाला पोर्शन भी इंडिया का है। आप ये देखें तो ये असम है, त्रिपुरा का इलाका है, जहाँ पे आपको होता है अगरतला, जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसी में के 1968 में अगरतला कंस्पायरेसी केस हुआ था जी। तो इस वजह से आप तो अब आप ये देखेंगे कि ये है बांग्लादेश और ये है पाकिस्तान, इसके दरमियान पूरा इंडिया। और आप ये देखें तो यहाँ पे ये नेपाल है, ये भूटान है, ये ऊपर चाइना है, और ये आपको पता है कि पूरा हिमालय रेंज है जी। ये ऊपर हिमालय ने कवर किया हुआ है और नीचे से अगर आप देखें तो ये श्रीलंका है और इसके साथ भी ये सारा इंडिया। यहाँ से पाकिस्तान का ये बॉर्डर है जी, आपको पता है यहाँ पे रन ऑफ कच्छ का इलाका है, ये गुजरात और इंडिया का अपना पाकिस्तान का थरपारकर वाला रीजन है, जिसे हम 24 पैरेलल लाइन जो है वो बोलते हैं जी, पैरेलल लाइन। अब याद रखिएगा 24 पैरेलल लाइन है जी पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर जो यहाँ पे है। ये वाला बॉर्डर वो रेड क्लिफ बाउंड्री आ जाती है, फिर ये कश्मीर वाला LOC आ जाती है। तो आप याद रखें तो ये सारा सिचुएशन है। अब हम आपको लेके जाएंगे हिस्ट्री की तरफ, ताकि जब हम आपको पता है कि डिबैकल ऑफ ढाका कब हुई थी, 16 दिसंबर को हुई थी जी 1971। तो आपने याद रखना है 16 दिसंबर 1971 को डिबैकल ऑफ ढाका जो है, तो उस हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे जी। लेकिन सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि जर्नल से अगर आप देखें तो 1947 पाकिस्तान का एक टेन्योर स्टार्ट होता है और वो बाबा जी कायदे आजम और लियाकत अली खान। फिर आपको पता है कि 1948 में 11 सितंबर को डेथ हो जाती है बाबा जी की, और 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान की भी डेथ हो गई। अब आप ये देखें कि इन दोनों की डेथ के बाद जो है कि गवर्नमेंट जो है वो चेंज हुई है, ख्वाजा नाज़मुद्दीन और मलक गुलाम मोहम्मद, और ये हालात जो है फिर आपको होता है कि मलक गुलाम मोहम्मद के ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन की गवर्नमेंट 1953 में ख़त्म कर दी और फिर बुला लिया किसको जी, मोहम्मद अली बोगरा को। और मोहम्मद अली बोगरा के बाद क्या होता है, चौधरी मोहम्मद अली, और चौधरी मोहम्मद अली ने पूरा पाकिस्तान इकट्ठा कर दिया था जी 14 अक्टूबर को 1955 में 1 यूनिट बना दिया गया था जी। और उसी की बेस पे आपको होता है 23 मार्च 1956 में इलेक्शन जो है, अपना इलेक्शन कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था चौधरी मोहम्मद अली। फिर चौधरी मोहम्मद अली के बाद आपको होता है हुसैन शहीद सोहरवर्दी है, फिर आई चंद्रीगढ़ और फिर मलक फिरोज खान नून। ये सारा सिस्टम जो है एंड कब होता है जी, 7 अक्टूबर 1958 को कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया गया और 8 अक्टूबर 1958 में मार्शल लॉ लग गया। और आपको पता है कि 27 अक्टूबर को 1958 को सिकंदर मिर्जा को घर भेज दिया गया जी। और यहां पे कौन आ जाता है जी, अयूब खान। ये आप याद रखिएगा 27 अक्टूबर 1958 से लेके 25 मार्च
ठीक है जी, कि 25 मार्च को आप याद रखें कि अब सिकंदर मिर्जा के बाद अयूब खान का पीरियड अगर आपने ध्यान में रखना है तो आपको पता होना चाहिए कि 27 अक्टूबर 1958 से लेके 25 मार्च 1969 तक अयूब खान रहा है जी। अब इसके बाद का दौर आज हमने डिस्कस करना है। अब ये देखिएगा कि ये सिंपल सा आपको एक ओवरव्यू दे दिया था कि आपको पता चल जाए कि हम जाना है किस तरफ जा रहे हैं जी। तो 25 मार्च 1969 जो है इस तक जो है वो अयूब खान पीरियड है और इसके बाद आ जाता है याह्या खान। अब चलते हैं जी हम याह्या खान की तरफ और याह्या खान के साथ फिर जो है कि सकूते ढाका की तरफ जाएंगे जी और फिर भुट्टो। आपको बताना चाहिए याह्या खान जो है ये 4 फरवरी जो है 1917 के अंदर 4 फरवरी 1917 में चकवाल में पैदा हुआ था जी, चकवाल। और आप याद रखिएगा 1980 में 10 अगस्त को 1980 में रावलपिंडी में जो है वो डेथ है जी। ये आपने ध्यान रखिएगा कि याह्या खान जो है ये रावलपिंडी में इसकी डेथ हुई है और इसकी रेजिमेंट का नाम क्या था जी? बलोच रेजिमेंट थी जी, 10th बलोच रेजिमेंट। टेंथ बलोच रेजिमेंट। अब आप देखें जी कि इसकी अगर ओवरव्यू करें जिंदगी का तो आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली आर्मी में कमीशन कब मिला था? 1938 में। याह्या खान जो है ये ध्यान रखिएगा, याह्या खान को कमीशन 1938 में मिला था जी। और फिर उसके बाद ये आप जान रखिएगा कि ये मुख्तलिफ महाजों पे वर्ल्ड वार में भी लड़ता रहा जी। और वतन वापसी जब आया है तो ये स्टाफ कॉलेज जो है ना क्वेटा, ठीक है जी, ये स्टाफ कॉलेज क्वेटा में इंस्ट्रक्टर लग गए थे जी ये। उसके बाद आप याद रखिए 1957 में ये मेजर रैंक जो है ना इसको मिल जाता है जी, प्रमोशन हो जाती है मेजर, बल्कि सॉरी मेजर जनरल जो है कि ओहदे पे जो है वो प्रमोशन हुई है जी, मेजर जनरल 1957 में। और उसके बाद इन्हें मशरकी पाकिस्तान में भी तैनात रखा गया। लेकिन 1962 में जब इस्लामाबाद कैपिटल बना तो यहाँ पे इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपने याद रखिएगा कि इस्लामाबाद या कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन बन गए थे याह्या खान 1962 में। डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन आपने याद रखना है 1962 में जो याह्या खान है ये इस्लामाबाद में इनकी पोस्टिंग हो गई थी। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि उसके बाद क्या होता है। याह्या खान जो है ये जनरल कब बने हैं जी? आपने याद रखिएगा कि याह्या खान को 1966 में डिप्टी कमांडर इन चीफ बनाया गया था जी। और 19 सितंबर 1966 को ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए, कमांडर इन चीफ। अब याद रखिएगा 19 सितंबर 1966 को याह्या खान जो है ये जनरल मूसा की रिटायरमेंट के बाद ये क्या बन गया जी? 19 सितंबर को याह्या खान ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी उस वक्त CNC का ओहदा था जी, कमांडर इन चीफ बोलते थे, CNC बोलते थे, CNC। अब याद रखिएगा कि कमांडर इन चीफ का ओहदा जो है वो 19 सितंबर 1966 को मिला है याह्या खान को। लेकिन आप याद रखें कि अयूब खान पीरियड जो है ये चलता रहा। और जब भुट्टो साहब अगर आप देखें तो भुट्टो साहब जो हैं इनकी पार्टी बनी थी 1967 में। जैसे ही पार्टी, क्योंकि आपको पता है जुल्फकार अली भुट्टो जो है ये बेसिकली तो 1958 से ही अयूब खान के साथ ऐड हो गया था जी।
यानी उनकी काबीना में पहले इसे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री दी गई, फिर इसको मतलब है कि कुछ ईरान और दूसरे ममालिक में एज ए जो है कि एम्बेसडर के तौर पे भेजा गया, फिर और भी कुछ इदारों की मिनिस्ट्रीज दी गई। लेकिन भुट्टो की ख्वाहिश थी कि मुझे वजीर खारजा बनाया जाए, तो आपको पता है 1963 में भुट्टो साहब को क्या बना दिया गया जी, वजीर खारजा बना दिया गया। तो फिर लेकिन 1966 का जो मुआहदा हुआ था, आपको पता है कि ताशकंद मुआहदा, उसकी बेस पे भुट्टो साहब और अयूब खान के रिलेशन हार्श हो गए और 1967 में जो है कि दिसंबर 1967 में भुट्टो साहब ने अपनी पार्टी की बुनियाद रखी थी, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसकी बुनियाद रखी और इसकी बेस पे कैंपेन चलना शुरू हो गई अयूब खान के खिलाफ। तो अब याद रखिएगा इन वजूहात की बिना पे अयूब खान को जो है वो घर जाना पड़ा जी। आप ध्यान में रखें तो अयूब खान जो है उसको घर जाना पड़ा है 1969 में 25 मार्च को जो है अयूब खान ने अपनी पावर जो है वो ट्रांसफर कर दी थी, किसको जी, याह्या खान को। अब याद रखिएगा 25 मार्च 1969 में अयूब खान जो है वो पावर ट्रांसफर करके कहाँ चला जाता है जी, वो अलग हो जाता है इक़्तिदार से और याह्या खान पावर में आ जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ से याह्या खान एज ए चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो काम स्टार्ट कर देता है जी। और आपको पता होना चाहिए कि इसने ना 2 जनरल जो हैं उनको गवर्नर बनाया था जी, जनरल अतीकुर रहमान, ये वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे जी। और आप याद रखिएगा जनरल मुजफ्फरुद्दीन को मशरकी पाकिस्तान, मुजफ्फरुद्दीन उसको ईस्ट पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान गवर्नर और ये ईस्ट पाकिस्तान गवर्नर जो है वो बना दिए गए। फिर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इन्होंने क्या काम किया जी, कि इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि यहाँ पे इलेक्शन जो है वो हम जल्दी जो है वो इलेक्शन करवा रहे हैं जी। क्योंकि याह्या खान ने एक और भी काम किया कि इसने 1 यूनिट को भी खत्म कर दिया, जो आपको पता है कि 14 अक्टूबर 1955 में बना था। 14 अक्टूबर 1955 को इन्होंने यकम अप्रैल को 1970 में वो 1 यूनिट खत्म कर दिया गया जी। और 4 सूबे इधर वेस्ट पाकिस्तान में बन गए थे, 4 सूबे, और ईस्ट पाकिस्तान में 1 सूबा था जी। इस वजह से 1 यूनिट जो है वो खत्म हुआ है। को पूछे कब हुआ है तो 1 अप्रैल 1970 में हुआ था जी। और आप याद रखिएगा कि जो जनरल हमने आपको बताया था, जनरल अतीकुर रहमान, ये पहले थे वेस्ट पाकिस्तान गवर्नर थे, लेकिन अब ये पंजाब के गवर्नर हो गए। जनरल रियाज हुसैन ये बलोचिस्तान के गवर्नर हो गया जी। बलोचिस्तान एक नया सूबा बन गया। और उसके बाद आप देखें कि जनरल जो है वो मोहम्मद अजहर जो है, ये आपने याद रखना है कि ये सरहद के हो गए जी। और लेफ्टिनेंट जो है वो जनरल रहमान गुल, आप इधर बैठे, कोई कमेंट आए तो वो देख लीजिएगा। रहमान गुल जो है ये भी आपने याद रखना है जी कि ये 4 जो है ना बेसिकली जनरल अतीकुर रहमान, जनरल रियाज हुसैन, मोहम्मद अजहर और रहमान गुल, ये 4 जो है ये वेस्ट पाकिस्तान में क्या लगा दिए गए जी, ये नए जो है वो मतलब है गवर्नर की तब्दीली होगी। जब 1 यूनिट खत्म हुआ दोबारा देख लीजिएगा कि 1 अप्रैल 1970 को क्या हो गया जी कि 1 यूनिट खत्म हो गया था और वेस्ट पाकिस्तान 4 सूबे और ईस्ट पाकिस्तान 1 सूबा जो है वो बन गया जी। और इनके दौर में इसने जस्टिस अब्दुस्तार को इलेक्शन कमिश्नर बनाया था जी। जब ये इलेक्शन करवाने थे तो याह्या खान ने किस बंदे को इलेक्शन कमीशन बनाया था जी, आप याद रखिएगा जस्टिस अब्दुस्तार है जी। ये उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बने थे जी, जस्टिस अब्दुस्तार।
तो आप ये देखें कि जो इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई और ओवरऑल जो है वो सिचुएशन जो है वो लग रही थी, सारा पूरा मुल्क जो है वो इलेक्शन के अंदर लगा हुआ था जी। और 1970 के ये जो इलेक्शन है जी। अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि 28 मार्च को सदर याह्या खान ने अनाउंस किया था कि मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्शन होंगे 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर की डेट दे दी गई कि जनाब इलेक्शन कब होंगे जी, 5 अक्टूबर 1970 में, यानी 28 मार्च 1970 को ये डेट दे दी गई थी। और ये आपको पता है फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन थे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जनरल इलेक्शन जो है वो याह्या खान ने करवाए थे और 5 अक्टूबर 1970 को ये इलेक्शन हुए थे जी। तो याद रखिएगा 28 मार्च को डेट आई है और 5 अक्टूबर को इलेक्शन होने थे जी। और इन इलेक्शन के दरमियान जो सीट्स थी उनका अगर आप देखें तो 162 सीट्स थी मशरकी पाकिस्तान। मशरकी पाकिस्तान की सीट्स कितनी थी जी, ये आप याद रखिएगा कि 162 सीटें थी मशरकी पाकिस्तान की। और आप ये याद रखिए कि टोटल इसमें जो मिनॉरिटीज़ को डाल के ये कितनी हो जाती थी, 169। मशरकी पाकिस्तान की टोटल सीटें यानी जनरल सीटें 162 थी। अगर मिनॉरिटीज़ को डाला जाए तो क्या हो जाएगा जी कि जी जी, आप ये देखिए जी, जो गवर्नर होता है ना जी, बेसिकली ये फेडरेशन का होता है। जब भी जो चीफ मिनिस्टर होता है वो सूबे का होता है, तो गवर्नर जो है ये फेडरल की जो हदायत होती हैं उनको फॉलो करता है। अगर मुल्क में गवर्नर राज आप जिस तरह कहते हैं कि अगर सूबा एक काम नहीं कर रहा ठीक, वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है तो वहाँ पे गवर्नर राज लगा सकता है सेंटर जो है, यानी कि आगामी सूरत के अंदर वो गवर्नर को पावर फिर आ जाती है, जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो फेडरेशन का होता है। और आपको पता है कि हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं सदर को, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह हेड ऑफ जो है ना कि मतलब है कि प्रोविंस, ठीक है जी, कि उस हिसाब से देखा जाए तो वो गवर्नर होता है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो हेड होता है यानी गवर्नमेंट का हेड जो है वो सीएम होता है। तो ये इसका रोल होता है गवर्नर का जी। अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि अब मैं सीट्स का आपको बता रहा था कि मशरकी पाकिस्तान टोटल सीटें कितनी थी, 162। और 7 जो है वो आपने याद रखिएगा कि 7 सीट्स जो थी मिनॉरिटीज की डाल के तो 169 सीट्स बन जाती थी। लेकिन जनरल सीट्स आपने याद रखना है कि कितनी थी, 162। इसी तरह अगर आप देखें तो पंजाब की टोटल सीट्स जो है वो जनरल सीट्स थी 82। और इसमें 3 सीटें अगर मिनॉरिटीज की डाल दी जाए तो ये बन जाती थी 85। अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा कि सिंध की टोटल सीट्स जो है वो कितनी है जी, 27 सीट्स थी जी सिंध की। और उसमें अगर आप मिनॉरिटीज को डालें तो 1 मिनॉरिटी थी जी, तो प्लस ये कितनी हो जाएंगी जी, 28। अब अगर सरहद देखा जाए तो इसकी सीटें कितनी थी, 25। जो यानी कि आप कह सकते हो कि इसका जो केपी की है ना जी, सूबा सरहद की ना सीट थी 18। मैं कर देता हूं, ठीक हो गया जी, 18 प्लस 1 ये 19 है जी। अब इससे मैं सीट लिख दूंगा आपको, मैं टोटल सारा बताता हूं जी। बलूचिस्तान की सीट्स आप याद रखिएगा जी, ये 4 सीटें थी प्लस 1 मिनॉरिटी थी जी। और इस तरह 5 सीटें थी, ये सारी सीट्स थी जी जो। और उसके साथ आप देखें कि कबायली इलाकों की 7 सीट्स थी। टोटल उस वक्त हमारी जो असेंबली है ना जी, उसकी सीटें थी 313, ठीक है जी। तो आप याद रखिएगा कि 313 टोटल जो है वो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की सीटें थी। 1 यूनिट अगर आप देखें तो आपके सामने है जी कि यहां से अगर हम ऐसे थोड़ा सा इसको कर दें, ये वाला सूबा क्या है जी, सिंध है जी। और ये आप देखें तो ये बलूचिस्तान आ जाता है जी। और यहां पे ये वाला पोर्शन जो है ये पंजाब के पास है। और ये आपको होता है कि यहाँ पे आज़ाद कश्मीर है, ये वाला एरिया। और ये ऊपर आप देखें तो ये गिलगित बल्तिस्तान चला जाता है जी ये। और ये बाकी क्या है जी, केपी है जी, केपी के।
ये आप याद रखें कि एक तो जब 1 यूनिट बना था 14 अक्टूबर 1955 को, तो इन्होंने ये सारे सूबे मर्ज करके क्या कर दिया था जी, यहां पे आपको पता है लाहौर आता है, पंजाब में लाहौर जो है, इसको पूरे पाकिस्तान का यानी वेस्ट पाकिस्तान का कैपिटल बना दिया गया। यानी बलूचिस्तान, सिंध, केपीके, पंजाब, गिलगित सारा कुछ इकट्ठा होके क्या बन गया था जी, वेस्ट पाकिस्तान। इसको बोलते हैं 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट ये था और 1 यूनिट ये था। इस वजह से इसको नाम दिया गया था 1 यूनिट, क्योंकि ये चाहते थे कि इख्तिदार जो है वो सेंटर के पास रहे जी, सारे सूबे को। ये सूबा एक बन गया ना वेस्ट पाकिस्तान। आपने याद रखना है कि वेस्ट पाकिस्तान एक सूबा बनाया गया। पहले सूबे थे ना 3, सिंध था, पंजाब था, केपी था। सिंध ने कुछ हिस्सा बलूचिस्तान का लिया हुआ था, कुछ केपी ने लिया हुआ था, कुछ पंजाब ने लिया। उस वक्त सबसे बड़ा सूबा कौन सा था, पंजाब। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने अपनी जोड़ तोड़ से इन्हें लगा कि जनाब ईस्ट पाकिस्तान के पास पावर ना चली जाए, इन्होंने इसको क्या कर दिया जी, इसको उन्होंने कर दिया 1 यूनिट। और फिर एरिया वाइज सीटें दी गई, तो वेस्ट पाकिस्तान की सीटें ज्यादा थी, ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज्यादा थी। लेकिन इन हालात में इन्होंने जाके फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसकी बेस पे पावर जो है वो वेस्ट पाकिस्तान के पास रही। लेकिन आपको पता है जब याह्या खान आ गया, तो याह्या खान ने 1 यूनिट 1 अप्रैल को, आप याद रखिएगा 1 अप्रैल 1970 में उसने तोड़ दी थी 1 यूनिट वाली स्कीम, और ये सारे सूबे क्या हो गए जी, इंडिपेंडेंट हो गए। तो अब याद रखिएगा, अब उन्होंने 1970 के इलेक्शन में जर्नल सीट्स दी, यानी कि एरिया वाइज सीटें नहीं थी, पॉपुलेशन वाइज सीटें थी। इसी वजह से आपको होता है कि मशरकी पाकिस्तान की सीटें कितनी थी, 162 जनरल सीटें, 7 मिनॉरिटीज, तो 169 सीटें। अब 313 में से 169 अगर एक साइड पे हो जाए, तो फिर बाकी क्या कर सकते हैं जी। तो ये सिचुएशन बनी थी जी। अब इलेक्शन का आपने याद रखिएगा कि इलेक्शन थोड़ा सा डिले हो गए थे जी। ये टोटल 313 थी, जिनमें से 169 सीटें मशरकी पाकिस्तान की थी। ठीक है जी। अब आप ये देखिएगा कि ये जो जिस बेस पे की गई है ना, ये 161 की मतलब है कि सीटों पे बेसिकली जो मर्दमशुमारी की बिहाफ पे किया गया था। जी मैंने अभी आपको बताया ना कि 1 यूनिट जो है ये बेसिकली सिंपल सी चीज है कि वेस्ट पाकिस्तान सारा, क्योंकि ये तो वैसे ही एक यूनिट था, बांग्लादेश एक ही सूबा था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान 3 सूबे थे, तो उनको मिला के सबका एक सूबा बनाया गया। उसको हम नाम देते हैं 1 यूनिट का, यानी 1 यूनिट, और लाहौर जो है उसका कैपिटल बना दिया गया। अब याद रखिएगा, और ये जो 1970 के इलेक्शन है ना जी, ये 1961 की मर्दमशुमारी के मुताबिक ये सीटें दी गई थी। ये अब याद रखिएगा, क्योंकि पहली मर्दमशुमारी 1951 में हुई है, फिर 61 में हुई है, फिर 1972 में हुई है, फिर 1981 में हुई है, फिर 1998 में हुई है, और फिर आपको पता है 2017 में हुई है। 6 मर्दमशुमारियां हो चुकी हैं जी। हर 10 साल बाद मर्दमशुमारी होनी चाहिए, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे नहीं हो सकी जी, तो लेट हुई जी। अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि यहां पे एक फ्लड आ गया था जी ईस्ट पाकिस्तान में जी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि चीज़ें काफ़ी सारी ख़राब हुई हैं, क्योंकि हालात जो है वो बहुत बड़ा फ्लड था, जिसकी वजह से यहाँ पे लेट भी करना पड़ा इलेक्शन को जी। क्योंकि आप याद रखिएगा कि पहले दी गई थी डेट 5 अक्टूबर की थी जी, और असम्बली जो छोटी असम्बलियाँ हैं यानी कि प्रोविंशियल असम्बलियाँ, उनके लिए कहा गया था कि 22 अक्टूबर से पहले पहले कोई डेट भी दे देंगे। यानी 5 अक्टूबर को जनरल इलेक्शन होने थे नेशनल असम्बली के, और 22 अक्टूबर से पहले पहले कोई भी डेट जो है वो आ जाएगी। लेकिन फ्लड आ गया जी, और फ्लड आने की वजह से डेट्स चेंज हो गई और इलेक्शन मुलतवी हो गया जी। और आपको पता है फिर डेट कब आई है जी, 7 दिसंबर को।
आपको पता है 7 दिसंबर को डेट आई है जी एज ए जो है कि जनरल इलेक्शन। तो अब याद रखिएगा कि 7 दिसंबर जनरल इलेक्शन बेसिकली ये होता है कि आप देखो ना नॉन पार्टी इलेक्शंस भी होते हैं, लेकिन ये जनरल इलेक्शन था। पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे, खुद ही आगे पीछे जोड़ तोड़ कर लेते थे, लेकिन ये जनरल इलेक्शन थे और अवामी इलेक्शन थे। पहली दफा यानी अवाम ने प्रॉपर वोट जो है वो कास्ट करना था, इस वजह से इनको जनरल इलेक्शन बोला जाता है जी। 7 दिसंबर को फिर इलेक्शन हुए थे जी। और आप याद रखिएगा कि 7 दिसंबर को जब इलेक्शन होने थे और कुछ पार्टियों ने इसका बाइकाट भी किया, जिसमें आप कह सकते हैं कि भाषानी ग्रुप जो है अब्दुल हमीद भाषानी, उन्होंने वो चाहते थे कि इलेक्शन को और डिले किया जाए क्योंकि सैलाब की वजह से हालात जो है वो बेहतर नहीं है जी। तो अब याद रखिए, लेकिन 7 दिसंबर को ही इलेक्शन जो है वो बहुत, हालांकि जोर भी मारा गया कि इसको डिले करवाया जाए, लेकिन इलेक्शन जो है वो 7 दिसंबर को ही हुए। तो क्या रिजल्ट आता है जी? आपको पता है कि जनरल जो 162 सीट्स थी ना, उसमें से अवामी लीग, आप याद रखिएगा ये अवामी लीग जो है ये बेसिकली हुसैन शहीद सोहरावर्दी ये वो फाउंडर है। ये बनी थी 1949 में, लेकिन आपको पता है अब इसको लीड कर रहा था मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान लीड कर रहा था। तो अब याद रखिएगा कि 162 सीटों में से 160 सीटें अवामी लीग जीत गई जी। और भुट्टो साहब की जो पार्टी है ना जी, पीपल्स पार्टी, आपको पता है 1967 में बनी थी, लेकिन 82 सीटें पंजाब की जो हैं उनमें से कितनी जीत गई जी? 162 सीटें पंजाब से ये कितनी सीटें जीत गई जी। और सिंध में से आपको पता है 27 सीटें थी। आप याद रखें तो 27 सीटों में से सिंध में से 18 सीटें जीत गई जी। ठीक है जी, ये सरहद है जी, और सॉरी सिंध है जी। नहीं, ये 82 ही है, 82 से 62 है, वो 162 ऊपर है। अच्छा जी, आप ये देखें तो एक सीट इन्होंने सरहद से भी जीती है। तो इस तरह इनकी टोटल सीटें बनती थी 81 सीटें, यानी कि पीपल्स पार्टी को कितनी सीटें मिली? 81, और अवामी लीग को कितनी सीटें मिली? 162। अब जाहिर बात है कि गवर्नमेंट किसकी बननी चाहिए थी जी? अवामी लीग की। लेकिन यहाँ पे हालात थोड़े से चेंज नजर आए जी, क्योंकि आपको पता है कि जो याहिया खान था उसकी भुट्टो साहब के साथ काफ़ी अच्छी थी, और वो चाहता था कि अगर भुट्टो आ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा जी कि हमें काफ़ी मेरी एक्सटेंशन हो जाएगी, और मैं मतलब है कि आप कह सकते हो कि इस अंदाज में कि प्रेसिडेंशियल पीरियड जो है उसका एक्सटेंड हो जाएगा। और दूसरा आपको पता है मुजीबुर रहमान के खिलाफ जो चीज़ थी ना वो ये थी, मुजीबुर रहमान एक जोशीला लीडर था जी। इसने 1966 में आपको पता है 6 पॉइंट दिए थे जी। तो ये जो 6 पॉइंट थे ना जी मुजीबुर रहमान के, आपने याद रखना है कि इन पॉइंट में बड़ा इशू था। अगर आप देखें तो इसमें ये क्या डिमांड करता है जी? ये कहता है कि वफाकी पार्लिमानी निज़ाम जो है वो कायम किया जाए और कौमी असम्बली बराह रास्त जो है वो तरीका इंतखाब के जरिए मुंतखब हो, और इसमें सूबों की नुमाइंदगी आबादी के बुनियाद पे होनी चाहिए। यानी कि 1966 में इसने कहा था कि एरिया वाइज सीटें नहीं होनी चाहिए, पॉपुलेशन वाइज सीटें होनी चाहिए। और वफाक के पास क्या होना चाहिए? दिफा और अमूर खारजा, यानी फॉरेन जो रिलेशंस हैं वो, और उसके साथ डिफेंस जो है उसके पास होना चाहिए जी। फिर दोनों जो हिस्से हैं ना मुल्क के, दोनों हिस्सों की अलग अलग करेंसियां होनी चाहिए। करेंसी क्या हो? ईस्ट पाकिस्तान की करेंसी अलग हो और वेस्ट पाकिस्तान की अलग हो। अगर वो कहता है करेंसी जो है वो एक भी हो, लेकिन क्या होनी चाहिए? सूबे के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो करेंसी को रोक सके जी। ये LFO के आपको पता है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत हुए थे। ये जो आप याद रखिएगा LFO बोलते हैं, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता है कि एब्रोगेट हो चुका था, तो ये एक
ऑर्डिनेंस टाइप जो चीज जो है वो दी गई, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जो है, यानी कि ये प्रेसिडेंशियल आर्डर था, उसके तरीके जो है ये इलेक्शन करवाए गए। अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि इसके बाद ये रिजर्व बैंक की डिमांड करता था कि रिजर्व बैंक अलग अलग होने चाहिए जी, सूबों के पास टैक्स लगाने का इख्तियार होना चाहिए, सूबे जो है वो खुद से टैक्स लगाए। इसी तरह सूबे जो है वो अपना ज़र मुबादला जो है अपनी मर्जी से देना चाहें तो दे सकते हैं, दूसरे सूबों को ना देना चाहें तो ना दें। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें थी। और उसमें ये भी एक चीज़ ऐड इसने की थी, इसने कहा था कि सूबों की एक छोटी सी आर्मी भी होनी चाहिए, कि आर्मी जो है ना सूबों की वो होगी ताकि मतलब जो सूबे अपनी हिफाजत खुद कर सके। मतलब ये एक नीम खुद मुख्तार स्टेट चाहता था। तो इस वजह से भी मतलब है कि लगता था कि ये मुल्क तोड़ देगा और इसको हम जो है वो नहीं ट्रांसफर करना चाहते। और आपको पता है इसके ऊपर एक और इल्जाम भी लगा था 1968 के अंदर, अगरतला कंस्पायरेसी केस बना था। आपको पता है कि इसने इसके ऊपर इल्जाम था कि इसने मुल्क तोड़ने के लिए इंडिया के साथ जो है वो साजबाज की है, जिस बेस पे इसको 1968 में गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया जी। जी लीडर था, अवामी लीग जो है उसका हेड था जी, अभी इक़्तिदार में नहीं आई ना जी। अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि जब ये हो गया जी, ये अपना हालात बन गए इस तरह के, इलेक्शन हो गया, अब होना ये था कि अपना असम्बली का इजलास बुलाना था जी। और असम्बली का इजलास आपको पता है कि सबसे पहले जो है वो मतलब है कि ढाका में इजलास होना था, और बुलाना जो था ये किसने बुलाना था जी, आपको पता है कि ये बुलाना था याह्या खान ने। और पहले इजलास की जो सदारत थी वो इलेक्शन कमिश्नर ने करनी थी, और उसके बाद स्पीकर इलेक्ट होने थे, और इलेक्ट होने के बाद जो है मतलब है कि फिर वो आगे कार्रवाई स्पीकर करेगा जी। लेकिन आप याद रखिएगा कि 3 मार्च को बेसिकली इलेक्शन जो है अपना इजलास की डेट रखी गई थी कि जो इजलास ढाका में होगा वो कब होगा जी, 3 मार्च को। अब याद रखिएगा कि 3 मार्च को मतलब इजलास बुलाने के लिए मतलब है कि इसकी डेट फाइनल कर दी गई थी। लेकिन हालात जो है वो ख़राब होते गए जी। और आपको पता होना चाहिए कि मुलाकात हुई है जी। अब 12 जनवरी 1971 में मुजीबर रहमान की और याह्या खान की 3 घंटे की मुलाकात हुई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर 27 जनवरी को 1970 में भुट्टो साहब के साथ इनकी मुलाकात हुई, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इसी दौरान आप याद रखें 30 जनवरी एक तियारा साजिश केस आया जी, 30 जनवरी 1971 है जी। 30 जनवरी 1971 में आप याद रखें कि क्या हो जाता है जी, कि एक गंगा नामी तियारा था जी। ये 2 कश्मीरी भाई थे जी, एक का नाम है हाशिम कुरैशी और दूसरे का नाम था अशरफ कुरैशी। उन्होंने अगवा किया था, और आपको पता है ये लाहौर वाले एयरपोर्ट, वाल्टन वाले एयरपोर्ट पे लाए थे जी। और इस तियारे को भुट्टो साहब ने जलवा दिया था, जिसकी बोझ पे इंडिया ने अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से हमें रोक दिया था। जहाँ से पहले हम इधर से उड़ के यहाँ चले जाते थे, उन्होंने कहा कि आज के बाद आप इधर से नहीं जाएंगे, आज के बाद आप यहाँ से इधर श्रीलंका से होके यहाँ जाएंगे। यानी इतना बड़ा ये इंडिया चाहता था कि इस तरह का गैप आए और रिलेशन हार्श हों। तो 30 जनवरी 1971 में ये इशू हुआ था जी। जी जंगी तियारा था बेसिकली। आप यकीन कि मुजाहिदीन ने ये वहां से अगवा किया था, जंगी नहीं था, बेसिकली मुसाफिर तियारा था, गंगा नामी। तो ये अगवा हुआ जी। और आप याद रखें कि यहाँ से ये आप इसके सिर्फ इंडिया को ये चाहिए था कि हम दुनिया को दिखा सकें कि पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया, और ये इंडियन की चाल को समझ नहीं सके। ये कश्मीरी थे जी, ये श्रीनगर से, जम्मू से श्रीनगर जा रहा था जी तियारा, जो इन्होंने अगवा किया था जी। अच्छा जी, आप याद रखें कि जब डेट देगी 3 मार्च की, तो भुट्टो साहब ने ना, आप याद रखें
कि 15 मार्च को भुट्टो साहब ने जो है वो बाईकाट का ऐलान कर दिया था, लेकिन बाकी पार्टियों ने मतलब है कि वो जाने का ऐलान किया। 15 फरवरी को आपने याद रखें पेशावर में ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भुट्टो साहब ने क्या कर दिया जी, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो बाकी पार्टियां थी जैसे जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान, बाकी जो पार्टीज थी उन्होंने कहा कि हम जाएंगे। तो 18 फरवरी को मीनारे पाकिस्तान में ना भुट्टो साहब ने ये ऐलान किया कि जो भी बंदा ईस्ट पाकिस्तान जाएगा उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगी। तो इस तरह फिर आपको पता है कि ये हालात इतने खराब होते गए और फिर 1 मार्च को याहिया खान ने ना जो 3 मार्च की डेट दी थी उसको मुलतवी कर दिया गया, उसको डेट को। और आपको पता है कि यहाँ पे हालात जो है वो खराब होना शुरू हो गए। इधर से हमने ना और दस्ते भेजना शुरू कर दिए। 3 मार्च की डेट थी कि हम इजलास जो है ना असेंबली का इजलास ढाका में होना था कि वो 3 मार्च होगा, लेकिन आपको पता है 1 मार्च को डेट क्या कर दी गई जी, तब्दील मुलतवी कर दी गई कि दोबारा देंगे। लेकिन आपको पता है इसके साथ हालात खराब हो गए जी। आपको पता है कि मुजीबुर रहमान ने ना एक जनरल थे, जनरल उस्मानी, उनको जो अपनी एक इनकलाबी फौज का हेड बना दिया गया और उन्हें कहा कि तैयार रहें किसी भी सूरत में जंग के लिए ना जी, ये मुजीबुर रहमान ने कहा दिया। और इधर से हमने और दस्ते यहां पे भेजने शुरू कर दिए। उसके बाद क्या होता है जी, अब याद रखें कि हमारी फौज का जो एडमिरल था, एडमिरल एहसन जो है उसने याहिया खान को लिखा था, ये नेवी फौज का है जी, ठीक है ना जी। मुजीबुर रहमान जो ने गवर्नर जो है ना, गवर्नर मशरिक पाकिस्तान एडमिरल एहसन जो है, उन्होंने बेसिकली रिक्वेस्ट की थी याहिया खान को कि आज ही रात खुदा के लिए कोई नई डेट देते ताकि लोगों में हौसला रहे। जो आपने डेट मुलतवी कर दिया, खत्म कर दिया, हालात क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। लेकिन याहिया खान ने बात नहीं मानी। तो आपको पता है कि अगले ही दिन पूरे ईस्ट पाकिस्तान में जंग का माहौल बन गया जी। और आपको पता है कि मुजीबुर रहमान के घर के ऊपर झंडा जो है ना बांग्लादेश का 7 मार्च को उसने एक अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चलाने का हुक्म दे दिया मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान में। और 7 मार्च को उसके घर के ऊपर कौन सा झंडा लगा दिया गया जी, बांग्लादेश का। आपको पता है 7 मार्च 1971 में बांग्लादेश का झंडा जो है वो मुजीबुर रहमान के घर पे लहरा दिया गया। और इन दिनों में इतनी कत्लो गारत हुई, जितने भी प्रो पाकिस्तान लोग थे मार दिए गए। इवन यहाँ तक आ गया कि जो औरतों को कत्ल किया गया उनकी शर्म गांव के अंदर जो है ना इन्होंने बांग्लादेश के झंडे लहरा दिए। और जो प्रो पाकिस्तान लोग थे उनके साथ ये जुल्म हुआ जी, जो इधर से वहां पे सेटल हुए थे, वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान। फिर जो माएँ थी उनके बच्चों को मार के माओं को मजबूर किया गया कि वो उनका खून जो है वो पिए। मतलब बहुत ज्यादा कत्लो गारत ये मार्च के महीने में हुई है जी। और फिर आपको पता है कि इन्होंने 26 मार्च को 20 मार्च से लेके 26 मार्च तक याहिया खान ने ना मुलाकात की है मुजीबुर रहमान से। तो लेकिन क्या किया गया जी कि ये आपके कह इसमें भुट्टो भी था, याहिया खान भी था और मुजीबुर रहमान ने कहा था अपनी फौज से कि याहिया खान को इस तरह वेलकम किया जाए कि ये किसी मेहमान मुल्क का बंदा है जी, ये इसका मुल्क नहीं है। 26 मार्च तक ये मुलाकात होती रही, लेकिन उसके बाद ये मुज़ाहरात फ्लॉप हो गए और यहां पे हमने टिक्का खान को भेज दिया। आपको पता है टिक्का खान, जनरल टिक्का खान गया है, इसको बुचर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है जी। और जब टिक्का खान गया तो इसने जाके वहां के लोगों को जबरदस्ती दबाया। क्योंकि आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे सिचुएशन आपको नजर आएगी, ये बांग्लादेश है, ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ से आप देखें तो गंगा भी आ रहा है, ब्रह्मपुत्रा भी आ रहा है और भी छोटे छोटे रिवर इंडिया से बांग्लादेश की तरफ आते हैं। ये नदी नालों का देश है। इसका ये वाला बॉर्डर जो है ना, यहाँ पे ये बॉर्डर इसको जो है इसको करना हमारे जो है कितना आसान नहीं था कि सारे को सील किया जाए ना जी। क्योंकि इंडिया आपको होता है कि मक्ती बानी के नाम से, मक्ती बानी के जैसे हम मुजाहिदीन भेजते हैं तो इंडिया क्या भेजता था जी, ये जो है कि उनके मतलब है ये लोग आ रहे थे जी।
तो आप याद रखें कि ये 50,000 के करीब बंदा इधर से असला लेके, और खुद इंडिया जो है वो अनाउंस कर रहा था कि हम बांग्लादेश की, क्योंकि उन्होंने एज ए बांग्लादेश वो इनके साथ डील कर रहे थे और कहते थे हम इनकी सपोर्ट के लिए असला भी भेजेंगे, बंदे भी भेजेंगे। तो इस तरह ये भेज के लोगों को यहाँ पे हालात खराब कर रहे थे जी। तो अब आप ये देखें कि टिक्का खान जब आया तो टिक्का खान ने फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही की जी, और लोगों को पकड़ लिया गया। वो गुरीले जो वहाँ इंडिया से आए थे वो कुछ भाग गए, कुछ पकड़े गए, तो इस तरह अमन हो गया। लेकिन आपको होता है कि यहाँ पे टिक्का खान को हटा के ना 4 अप्रैल को 1971 आपको होता है कि यहाँ पे अब्दुल्ला खान न्याजी को जो है वो क्या कर दिया गया जी, यहाँ का मतलब है कि जनरल बना दिया गया और लीड के लिए जी टिक्का खान को भेजा। फिर टिक्का खान को हटा लिया, जब हालात नरम हो गए इसको भेज दिया गया। और इन्होंने गलती ये की है कि 4 सितंबर को जब हालात नरम हो गए थे तो 4 सितंबर 1971 में इन्होंने जो है जितने भी कैदी थे ना वो सारे रिलीज कर दिए। जब कैदी रिलीज किए हैं तो उससे क्या हो गया जी कि हालात जो है ये जो इंडिया के जो लोग पीछे भाग गए थे, जो यहां से रिलीज हुए, वो दोबारा से तकरीबकारी स्टार्ट हो गई। और इस तरह आप याद रखिएगा कि इंडिया ने पाकिस्तान पे जो बाकायदा हमला किया ईस्ट पाकिस्तान पे, वो 21 नवंबर को किया था जी। 21 नवंबर 1971 को इंडिया ने अटैक कर दिया जी ईस्ट पाकिस्तान पे। और हालांकि चाहिए था पाकिस्तान को कि अगर बांग्लादेश पे इधर ईस्ट पाकिस्तान पे अटैक हुआ, इधर से पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर देता, लेकिन इधर भी 3 दिसंबर को अटैक किया है तो वो भी इंडिया ने किया है। 3 दिसंबर 1971 को इंडिया ने किया इस साइड पे भी। और इधर भी आपको पता है कि पाकिस्तान डिफेंसिव खेल रहा था, क्योंकि ये जो पंजाब वाला बॉर्डर है ना जी, इधर से पाकिस्तान आर्मी जो है वो काफी पीछे हट गई थी, क्योंकि जो बीच में बांग्लादेशी आर्मी थी उन्होंने इंडिया के हक में सरेंडर कर दिया था। तो इस तरह मतलब है कि काफी हद तक मुस्लिम, क्योंकि ना तो याह्या खान चाहता था और ना ही भुट्टो चाहता था इस चीज को जी। जो ये जब वो तो चाहते थे कि आपको होता है कि याह्या खान और भुट्टो जो है ये दोनों चाहते थे कि अलग हो जाए जी निज़ाम जो है ना। तो इस वजह से जो उसने खुद कहा था या अपना भुट्टो ने कि इधर जो है कि वेस्ट पाकिस्तान हमारे पास रह जाए और ईस्ट पाकिस्तान आपके पास रह जाए। तो वो तो इंडिया तो चला था ना, पाकिस्तान वाले भी नहीं चाहते थे। उन्होंने बकायदा जंग की थी, उनकी जंग के बिना तो हो नहीं सकता था काम। तो मतलब है कि भुट्टो भी यही चाहता था कि जनाब इक़्तिदार जो है दोनों हिस्सों को ट्रांसफर हो जाए। बाद में पहले मुजीबुर रहमान नहीं चाहता था, लेकिन बाद में उसने भी यही फिर रट लगा ली कि हमें एक अलग जो है वो इंडिपेंडेंट मुल्क जो है वो दिया जाए। फिर जंग स्टार्ट हो गई। अब आप जंग को अगर आप देखें तो 5 दिसंबर को यानी कि 21 नवंबर को जंग लगी है और 5 दिसंबर को अमेरिका ने एक रेजोल्यूशन पेश की है जंग बंदी की। 5 दिसंबर को कौन सा मुल्क रेजोल्यूशन पेश कर रहा है जी? अमेरिका। जिसको किसने वीटो कर दिया जी? रूस ने वीटो किया। समझ आ गई जी? रूस ने इसको वीटो कर दिया। अब आप देखिए 6 दिसंबर को भारतीय यानी इंदिरा गांधी जो है उसने पार्लियामेंट के अंदर बांग्लादेश को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर लिया। 6 दिसंबर को आपने याद रखना है कि इंडिया पहला मुल्क है जिसने बांग्लादेश को एक्सेप्ट किया था 6 दिसंबर को। और 6 दिसंबर को एक और रेजोल्यूशन आती है जी। अब याद रखिएगा कि एक और रेजोल्यूशन आती है और वो आती है बेसिकली अपना इटली और जो है ना जापान की तरफ से। इटली और जापान ने दोबारा जो है ना वो दी थी। इटली और जापान जो है और कुछ और ममालिक थे, इन्होंने भी जंग बंदी की रेजोल्यूशन दी थी 6 दिसंबर को, जिसको भी रूस ने वीटो कर दिया जी। यानी 2 दफा रूस ने वीटो कर दिया। उसके बाद आप देखें तो 7 दिसंबर को खुद रूस ने जंग बंदी के लिए दी है जी। अब देखें कि रूस जो है
7 दिसंबर को रूस कह रहा है कि जंग बंदी होनी चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तानी वफद जो है ना, उन्होंने इसको क्या कर दिया जी, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा जंग नहीं बंद होनी चाहिए। इसका अभी तक कोई जिक्र नहीं मिला भाई इन्होंने क्यों कहा था। हालांकि जंग बंदी जो है वो हथियार डालने से तो बेहतर थी, लेकिन 7 दिसंबर को पाकिस्तान ने इसको क्या कर दिया जी, वीटो कर दिया जी। उसके बाद आप देखिए 3 दिसंबर को इंडिया की तरफ से जो है वो अटैक हुआ है जी, इधर सियालकोट बॉर्डर वाली साइड पे, और यहां पे हमारी आर्मी जो है वो पीछे हट गई, क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान की आर्मी थी उन्होंने किसके हक में सरेंडर कर दिया जी। अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि 15 दिसंबर जो है उसको एक और रेजोल्यूशन आई है जी जंग बंदी की, वो आई है फ्रांस की तरफ से। उसको उस वक्त भुट्टो साहब लीड कर रहे थे जी, और भुट्टो साहब ने ये नहीं मानी जी, और 16 दिसंबर को आप याद रखिएगा पाकिस्तान आर्मी के जो है ना जनरल अब्दुल्ला खान नियाजी, इन्होंने 16 दिसंबर दिन 12 बजे कैवेलरी ग्राउंड ढाका में क्या कर दिया जी, सरेंडर कर दिया। आपको पता है इसके साथ हमारी 90,000 आर्मी जो है वो कैद हो गई जी। मतलब है कि आप ध्यान में रखिएगा कि ये 15 दिसंबर को भी हमारे पास मौका था, अगर हम जंग बंदी की इस करारदाद को मंजूर कर लेते तो चाहे बांग्लादेश हमसे अलग हो जाता, लेकिन ये जो 90,000 आर्मी कैद हुई है, या मतलब है कि इतने लोग कत्लो गारत तो जो पहले हो चुकी थी, बाद में तो ना होती, रुक जाती। लेकिन यहाँ पे भुट्टो साहब जो है वो नहीं किसी सूरत भी चाहते थे कि ये पैचअप हो, क्योंकि पैचअप होता तो उनकी गवर्नमेंट जाती थी जी। तो भुट्टो साहब जो है वहां से आपको होता है कि फिर इन्होंने प्रेसिडेंट निक्सन से बात की, वहां पे कुछ अच्छा मुलाकातें वगैरह करते रहे, लेकिन 20 दिसंबर को ये दिन 11 बजे वापस आए थे जी भुट्टो साहब, और प्रेसिडेंट हाउस गए जी वहां सदर सीधा, और वहां पे याहिया खान से मुलाकात की, और जब निकले हैं तो इनकी गाड़ी के ऊपर प्रेसिडेंट का झंडा लहरा रहा था। यानी कि 20 दिसंबर को जो है कि याहिया खान ने इक़्तिदार ट्रांसफर कर दिया था किसको जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। ये पहली दफा हुआ ना जी। आपको पता है कि फिर 20 दिसंबर को याहिया खान क्या बन गए थे जी, चीफ सिविल जो है मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि सिविल मार्शल लॉ इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था जी। और 20 दिसंबर को यानी कि ये 16 दिसंबर को हमसे ढाका अलग हो गया था जी। उसकी वजूहत बहुत ज़्यादा है जी, क्योंकि आप देखिए एक तो बहुत ज़्यादा दूरी थी, इतना दूर मुल्क था, दूसरा लैंग्वेज का गैप था, ये बंगाली थे, ये बाकी लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, तीसरा जो है कि आप कह सकते हैं कि यहाँ का जो एरिया है ये इंडिया के करीब था, और आबादी भी हिंदू आबादी यहाँ पे काफ़ी सारी थी, टीचर हिंदू थे, स्टूडेंट मुसलमान थे, निसाब यहाँ से आता था, पढ़ाते ये थे, और मेंटालिटी चेंज हो रही थी। और आपको पता है कि शुरू में ही बंगाली और उर्दू का इशू आ गया, फिर सीट्स का इशू आ गया, फिर ये वाले जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे ये फ्यूडल लोग थे, इधर जागीरदारी निज़ाम नहीं था, तो वैसे पढ़े लिखे लोग ये ज्यादा थे, सुलझे हुए थे इनसे, लेकिन ये अपने आप को सुपीरियर समझते थे, यानी वेस्ट पाकिस्तान के लोग जो हैं। तो ये एक कम्प्लेक्स का शिकार भी आप कह सकते हैं, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स जो है ना, वो भी उसका भी इशू जो है था यहाँ पे। क्यों अटैक किया? किसने? इंडिया तो अब चाहता था ना, जैसे आप देखो कि पंजाब के अंदर उनका पंजाब में इशू बना है तो हमने सपोर्ट किया। जब वो उन्होंने बांग्लादेश में अटैक किया है तो फिर उसको तो वो काबू कर सकते थे, लेकिन उसको नहीं किया। कब्जा नहीं हो सकता था ना, क्योंकि आपको पता है अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसके अंदर आप किसी भी मुल्क पे अटैक करते हैं तो आपको परमानेंट वहां पे ऑक्युपाइड नहीं हो सकते। जैसे अफगानिस्तान है, 2001 से अमेरिका आया हुआ है, अभी आप देखिए कितने साल हो गए, 20 साल हो गए, तो लेकर वो अफगानिस्तान ही है, वो अमेरिका तो नहीं हो गया ना जी। तो जिस दिन जाएगा तो दोबारा अफगानिस्तान ही रहेगा। मकसद उनका ये था कि ये छोटा हो जाए पाकिस्तान। आपको पता है पहले ये दुनिया मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्री था पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान, क्योंकि ये बांग्लादेश और ये पाकिस्तान सारी मिलाते थे तो ये एक तो नंबर ये 7-8 पे आता था एरिया वाइज, ठीक है ना जी। अब ये आपको पता है कि 34 पे आता है, पॉपुलेशन में नंबर 6 पे है ये दुनिया की। अभी पाकिस्तान जो है, अभी पाकिस्तान सिर्फ नंबर 6 पे है, लेकिन अगर ये भी होता तो
देखते कि फिर ये 2-3 पे आ जाना था। मतलब है कि इंडिया ये चाहता था कि किसी सूरत में पाकिस्तान का रोल कम हो। वो तो अभी यही चाहता है कि बलूचिस्तान अलग हो जाए, हालांकि इंडिया को तो इससे फायदा को नहीं है, लेकिन जितना छोटा पाकिस्तान होगा उतना फिर उसके सामने, जैसे आप देखो ना शरीकाबाजी होती है ना गांव में, चौधरी क्या चाहते हैं, वो कहते हैं साथ के शरीक का नुकसान हो जाए। वो एक बंदा था ना, तो उसने कहा कि मतलब एक जिन से कहा कि मतलब है ना कि जिस तरह वो कहते हैं कि जनाब उस का मैं जो मांगू मुझे मिले, तो वो जिन जो है ना उसने कहा जी जो तू मांगेगा ना वो तुम्हारे शरीकों को भी मिलेगा। तो उसने कहा कोई इशू नहीं है कि शरीकों को मिले, लेकिन मुझे तो मिलना चाहिए। जी एक सेकंड जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी। जी जी। जी जी मेरे भाई ना ये ऑनलाइन, मैं अभी ना क्लास में हूँ, मैं थोड़ी देर तक आपको खुद कॉल करता हूँ, आपको सारी डिटेल बताता हूँ। सर अगर भुट्टो वाली पार्टी हार गई थी तो दोबारा इलेक्शन क्यों नहीं हुए, उसे क्यों प्रेसिडेंट बना दिया गया? जी अभी अब बताता हूँ ना कि वजह ये था, भुट्टो वेस्ट पाकिस्तान में तो भुट्टो नहीं ना हारा था, भुट्टो तो जीता था। ईस्ट पाकिस्तान में मतलब है उसकी हार थी, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान जीता था। मजा कहने का है कि अब जाहिर बात है ईस्ट पाकिस्तान रहा नहीं, तो फिर नंबर वाइज तो इसके पास ही आती थी, भुट्टो के पास ही, तो इस वजह से इक़्तिदार फिर इसे ट्रांसफर होना था, क्योंकि पहले तो इलेक्शन हो चुका है और इलेक्शन का तो वो क्या है, नहीं वो किसी ने आंसर दिया है कि ये अच्छा वजह थी। अच्छा चलें जी। आप ये देखें कि आप याद है मैं आपको स्टोरी सुना रहा था कि वो शरीक जो है ना वो अब मांगता है कि मेरी 2 कोठियां होनी चाहिए, अपना 1 कोठी होनी चाहिए, तो शरीकों को 2 मिल गई। कहता है मेरे घर के सामने 1 गड़ा होना चाहिए, शरीकों के 2 हो गए। कहता है मेरी 1 आंख ज़ाया हो जानी चाहिए, तो शरीकों की दोनों हो गई। तो शरीक गिरे गड्ढे में और मर गया। कहता है चलो आंख तो नहीं रही तो शरीक भी तो नहीं रहे ना जी। तो मकसद है कि ये नफरत होती है। अब इंडिया पाकिस्तान का पूरा पैसा सिर्फ इसी वजह से लग रहा है ना, पाकिस्तान इंडिया को तोड़ने की कोशिश करता है, इंडिया पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो कामयाब हो गए, हम अभी तक नहीं हुए। वो अभी बलूचिस्तान में भी वो काफ़ी हद तक अफगानिस्तान वाली साइड से असर रसूख बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। हम इंशाल्लाह हो जाएंगे इंडिया के पंजाब। बस वो अभी तक चांस ही है जी, क्योंकि पहले एक दफ़ा चांस बना था, आपको पता है 84 में उन्होंने वो ब्लू स्टार ऑपरेशन करके सारी जो थी तंजीम उसको दरम बरम कर दिया था जी। अब ये देखिएगा कि ये आपने याद रखना है कि हम तो तरतीब में आपको बता रहा था कि जो मकतीबन अपना थे ना टीचर्स थे, उन्होंने भी नफरत फैलाई। फिर बॉर्डर इस तरह का था, जो हमारी पाकिस्तान आर्मी यहां से डिप्लॉयड होती थी, यहां पे इस एरिया को समझने में टाइम लगता था। एक ये नदी नालों का देश था, यहां से इस बॉर्डर को सील करना मुश्किल था, ये भी हालात थे। फिर जो गंगा नामी तियारे वाला इशू आ गया वो भी था। उसके बाद आप देखें इतने नेवल फोर्स के लिए बहुत बड़ा मसला था कि यहां से लेके यहां तक ये सारा बॉर्डर इंडिया का है। बच्चे बार बार पूछ रहे हैं 5वें नंबर पे कि 6वें नंबर पे पॉपुलेशन? नंबर 6 पे मतलब है कि पाकिस्तान का था। अभी रिसेंट जो है देख लेते हैं मरदमशुमारी, इसमें अभी तक तो नंबर 6 पे ही है, नंबर 5 पे नहीं आया, 5 पे नहीं है, चेक कर लेंगे। मेरा ख्याल है जो है ना कि नंबर 6 पे ही है अभी तक। तो अभी ये देखें जी, बल्कि सॉरी नंबर 5 पे आ गया हुआ है, ठीक है ना जी, ठीक है। आप याद रखिए नंबर 5 पे आ गया हुआ, 6 चेंज हो गया, नंबर 5 पे है जी। अब 5 पे है और मतलब है कि ये 34 जो है ना वो एरिया वाइज और नंबर 5 पे है। अच्छा जी, अब आप ये देखिए कि भुट्टो साहब जो है वो रूलर बन जाते हैं जी। और आप देखिएगा यहाँ पे सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं जी। थोड़ा सा उनको डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये डिबैकल ऑफ ढाका तो आपके सामने मतलब है कि होगी जी। 16 दिसंबर को 90,000 आर्मी जो है, और कहते हैं कि जब अब्दुल्ला खान न्याजी ने जो है वो हथियार डाले थे कैवेलरी ग्राउंड ढाका में, तो इसके पिस्टल में 6 गोलियां थी। और कहा जाता है, हिस्टोरियन कहते हैं कि अगर ये 6 की 6 गोलियां जो है जगजीत सिंह अरोड़ा, आप याद रखिएगा कि अब्दुल्ला खान न्याजी के साथ जिसने हथियार डलवाए थे उस बंदे का नाम क्या है, जगजीत सिंह अरोड़ा जी। जगजीत सिंह अरोड़ा जो है ये जनरल था इंडियंस,
और हुआ ये था कि बेसिकली बांग्लादेश का जो ढाका का रनवे था ना जी, वो खत्म हो गया था। ढाका, आपको पता है ढाका का रनवे जब खत्म हुआ है, यानी तबाह हो गया, रिपेयर नहीं हो सका दोबारा, तो हमारी एयरफोर्स बिल्कुल ही खत्म हो गई, क्योंकि अब इधर से जहाज उड़ के वहां पे अटैक नहीं कर सकता था। यहाँ की एयरफोर्स खत्म होने से इंडिया के पास अब मौका था कि जब मर्जी था वो जाके अटैक कर देते थे। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वो हुए थे, और जगजीत सिंह अरोड़ा जो है उसने मजबूर कर दिया अब्दुल्ला न्याजी को कि हथियार डाल दे। 16 दिसंबर को हथियार डाले थे जी, लेकिन फिर भी आपको पता है कि इक्का दुक्का एरियाज में जंग हो रही थी। 17 दिसंबर को याह्या खान ने अनाउंस कर दिया कि सारी फौज जो है वो क्या कर दे जी, हथियार डाल दे। तो इस तरह फिर 17 दिसंबर को प्रॉपर हथियार डाले गए। जंग हार गए थे ना जी, क्योंकि हालात सारे किन की फेवर में थे जी, इंडिया की फेवर में। यार हुआ ये था कि पाकिस्तान आर्मी जो है, इन्होंने गलती ये की थी कि ढाका जो कैपिटल है उससे निकल के ये बाहर लड़ते गए। अब पीछे रनवे तबाह हो गया था, इंडिया ने छाता बरदार जहाजों के जरिए फौज उतार दी। अब पीछे भी इंडियन आर्मी, आगे भी इंडियन आर्मी, और बाकी जो सिविलियन थे वो भी एंटी पाकिस्तान थे। तो इस तरह हर तरफ से फिर क्या हो गया जी, घेर लिया गया, और फिर इन्होंने सरेंडर ही करना पड़ा। जैसे अब देखें बलूचिस्तान के लोग एंटी पाकिस्तान आर्मी है, तो उससे क्या होता है कि वहां पे आप 2, 4, 10 लोग नहीं मूव कर सकते। वो 6 गोलियां थी उसमें रिवॉल्वर के अंदर। कहते हैं कि अगर हिस्टोरियन कहते हैं कि अगर ये उस वक्त जगजीत सिंह अरोड़ा के सीने से पार कर देता 6 की 6 गोलियां, अरे जंग थी लेकिन इसके बासला तो था ना, लेकिन ये क्या कर रहा था, मुआहदा साइन कर रहा था, तो उस वक्त ये फायर कर देता, भले वो इसको मार देते, लेकिन दुनिया को पता होना था कि पाकिस्तानी जर्नल ऐसा होता है कि झुकता नहीं है, मर जाता है। लेकिन क्या हुआ कि 90,000 आर्मी के साथ जो है ये कैद हो गया जी। जी, कुछ लोगों ने बेसिकली जो है कि जो हमारी आर्मी लड़ रही थी उसमें जब ये अनाउंस हुआ हथियार डालने का, तो कुछ लोगों ने अपने आप को खुद मार लिया था। उनका कि हम हथियार नहीं डालेंगे और ना ही हम इंडियन गुलाम बनेंगे। लेकिन ये बहुत बड़े इवेंट थे, और आपको पता है इसी बेस के ऊपर ही पाकिस्तान के लोग जो मतलब पंजाब के या बाकी पाकिस्तान के लोग हैं, लाहौर के, ये इतना गमो गुस्सा पाया गया, लोग रोते थे धाड़े मार के, जिसकी वजह से याह्या खान को लगा कि अगर अब भी मैं इक़्तिदार में रहूँगा तो लोग मुझे कत्ल कर देंगे। जिस बेस पे ये इक़्तिदार ट्रांसफ़र करके 20 दिसंबर को किधर चला गया जी, वो साइड लाइन हो गया, और यहाँ पे जुल्फ़कार अली भुट्टो आ गया जी। अच्छा जी, आप याद रखिएगा जुल्फ़कार अली भुट्टो को अगर हम डिस्कस करें, जी सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रेसिडेंट, सदर का ओहदा भी था और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी बने, सिविल, ये दोनों पावर जो है वो भुट्टो के पास आ गई थी। सिविल मार्शल लॉ थे ना जी। अच्छा जी, अब आप याद रखिएगा कि ये भुट्टो साहब जो है ये 1928 4 जनवरी 1928 को भुट्टो साहब की जो है ये वलादत है जी, बर्थडे है जी। और आप याद रखिएगा कि उनके वालिद सर शाह नवाज भुट्टो ये बेसिकली लाड़काना में पैदा हुए थे जी, और ये सर शाह नवाज भुट्टो जो है ना जी, ये आपको पता है जूनागढ़ के दीवान थे जी, मतलब हेड थे जूनागढ़ स्टेट के, जो आपको पता है बाद में किसको दे दी गई जी, इंडिया ने कब्जा कर लिया था जी। अब ये देखिएगा कि इनकी मां का नाम था लाखी बाई, जिसको ये हिंदू औरत थी, बाद में इसको नाम दे दिया गया खुर्शीद बेगम जो है ना जी, मुसलमान हो गई। तो अब याद रखिएगा कि भुट्टो साहब के जो वालिद हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा ना सियासत में आए, और भुट्टो साहब जो है आपने याद रखिएगा कि इन्होंने इब्तदाई तालीम जो है वो बिशप स्कूल कराची से ली थी, और फिर ये बम्बई में पढ़ते रहे जी, कैथेड्रल जो हाई स्कूल बम्बई है जी 1946 में, वहाँ से इन्होंने कैम्ब्रिज से इम्तिहान पास किया, फिर अमेरिका चले गए, और अमेरिका में इन्होंने ना मतलब कैलिफोर्निया के अंदर यूनिवर्सिटी थी
अपना क्राइस्ट चर्च कॉलेज था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो अपना यूके किया उसके अंडर था, वहाँ से इन्होंने एमए ऑनर्स किया था 1952 में। ये 1953 में वापस आए थे और इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं क्या करूं जी, सियासत। इन्होंने कुछ अर्सा एज ए प्रोफेसर भी काम किया था जी। अब याद रखिए कि मुस्लिम लॉ कॉलेज है जो कराची के अंदर, वहाँ पे इन्होंने काम किया जी और फिर कुछ अर्सा प्रैक्टिस भी की, अदालत में जाते रहे, लेकिन इनका दिल नहीं लगा जी। फिर 1958 में, अब याद रखें, जैसे अयूब खान पीरियड आया जी, तो भुट्टो साहब को सिकंदर मिर्जा की सिफारिश से कॉमर्स एंड जो है ना, आप कह सकते हैं कि ट्रेड इंडस्ट्री जो है ना, कॉमर्स एंड जो है कि ट्रेड इंडस्ट्री जो है उसका वजीर बनाया गया जी। लेकिन भुट्टो साहब की ख्वाहिश क्या थी जी कि मुझे बनाया जाए वजीर खारजा। तो इनकी ख्वाहिश कब पूरी हुई है जी? अब याद रखिएगा 1963 में एक तो अयूब खान ने इन्हें हिलाले इम्तियाज से नवाजा जी, जो आप कह सकते हैं कि हिलाले पाकिस्तान जो है वो तमगे से इनको नवाजा अयूब खान ने। और 1963 में इन्हें क्या बना दिया गया जी, वजीर खारजा। सिकंदर मिर्जा आपको होता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड लास्ट क्या कह सकते हैं जी, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दोनों मतलब होते थे। 27 अक्टूबर उसको ही तो अयूब खान ने फारग किया, तो उसकी जगह पे मतलब है कि खुद आया था। लेकिन उसने जाते जाते किसकी सिफारिश की जी? भुट्टो की। अब याद है कि 63 में इसको मतलब वजीर खारजा भी बना दिया गया और फिर ये बड़ा पावरफुल वजीर खारजा रहा जी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1966 के जो अयूब खान पीरियड में ताशकंद मुआहदा हुआ था, उससे इनके आपस में रिलेशन जो है वो हार्श हो गया है। भुट्टो साहब जो है उन्होंने इसको ओन करने से, इस मुआहदे को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया गया। लेकिन बाद ये नाराज होकर लड़काना चले गए जी। लेकिन बाद में अयूब खान ने इनको वापस बुलाया और बुला के इनसे बयान दिलवाए असम्बली में कि जनाब ये ठीक है जी। और फिर अचानक आप याद रखें कि जून 1966 में इनको फारग कर दिया गया। आपको पता है जब ये फारग होते हैं तो ये मूव करते हैं ओवरऑल दुनिया में, एज ए फॉरेन मिनिस्टर इन्होंने काफ़ी काम किया था। तो इनको हर तरफ से क्या हुआ जी कि ये चीज़ कहा गया कि आप अपनी पार्टी बनाएं। तो फिर दिसंबर 1967 में, 1 दिसंबर 1967 इन्होंने अपनी पार्टी की बुनियाद रखी थी जी, जिसका नाम है पीपल्स पार्टी। और वो बाकी सारी चीज़ें आपके साथ मैंने डिस्कस की, क्योंकि जैसे ये रूल में आए तो मतलब अपना इलेक्शन जीता और उसके बाद बड़ी तेज़ी के साथ इन्होंने तरक्की की। और 1971 20 दिसंबर को इनको क्या मिला दिया गया जी, इन्होंने मतलब है कि बना दिया गया था सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रेसिडेंट। ये मतलब होते इनको मिले थे। और जैसे ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने फिर अपनी मर्जी की कैबिनेट और गवर्नर्स वगैरह जो है वो बनाने शुरू किए जी। अब ये देखें कि भुट्टो साहब की जो है वो, भुट्टो साहब जो है इन्होंने मुमताज अली भुट्टो को सिंध का गवर्नर बनाया था जी। ये सिंध के थे जी। उसके बाद आप देखिएगा कि गुलाम मुस्तफ़ा खर को जो है वो इन्होंने पंजाब का, गुलाम मुस्तफ़ा जी, मुस्तफ़ा खर गवर्नर पंजाब आ गया जी। आपको पता है ये गुलाम मुस्तफ़ा खर बहुत सख्त किस्म का गवर्नर था। ये लोग जो थे ना अपनी भैंसों के पास सोते थे, रात को डर चोर ना ले जाएं, तो इसने फिर अनाउंस किया था कि कोई बंदा भी अपनी भैंसों के पास ना सोए। उसकी अगर भैंस चोरी हो जाती है तो वो मुतलका SHO से मांगे, अगर SHO नहीं देता तो इस नंबर पे कॉल करें। तो लोगों की भैंसें चोरी होनी बंद हो गई थी जी। आप याद रखिएगा कि हयात मोहम्मद खान शेरपाव, ये आफ्ताब खान शेरपाव का वालिद है जी। ये सरहद का गवर्नर बना दिया गया जी। और आप याद रखिएगा कि गौस बख्श रईसानी, ये बलूचिस्तान का, ये जो है ये कहाँ का बना दिया गया जी,
ये। उसके बाद आप देखिएगा कि स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो गुलाम इसहाक खान, ये आप याद रखिएगा, ये गुलाम इसहाक खान आगे जाके ये प्रेसिडेंट भी बनता है जी। गुलाम इसहाक खान को भुट्टो साहब ने स्टेट बैंक का गवर्नर बना दिया जी। तो इस तरह, और एक इन्होंने कमीशन भी बनाया था जी। बड़ी हर दफा ये बात होती है कि हमूदुर रहमान कमीशन, ये हमूदुर रहमान कमीशन अगर आ जाए तो ये बेसिकली भुट्टो साहब ने बनवाया था जी। ये रिपोर्ट देगा कि जो सकूत ढाका हुई है उसकी क्या वजूहत थी, और 3 माह के अंदर अंदर उसने रिपोर्ट दे दी, लेकिन वो कभी पब्लिश ही नहीं हुई जी, क्योंकि आज तक हमूदुर रहमान के कमीशन केस जो ना रिपोर्ट थी वो इन्होंने की ही नहीं है जी। अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि शेख मुजीबुर रहमान, क्योंकि ना जंग जब हो रही थी तो उस वक्त मुजीबुर रहमान जो है वो कैद में था पाकिस्तान में, और इसको फिर कब रिहा किया गया जी? 8 जनवरी 1972 में ये रिहा हुआ है जी। आप याद रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान 8 जनवरी 1972 को पाकिस्तान से रिहा हुआ है जी, और ये सीधा लंदन गया, और लंदन में इसने आज़ाद जमहूरिया बांग्लादेश के क़याम का ऐलान किया, और फिर वहाँ से नई दिल्ली, और नई दिल्ली से बांग्लादेश। तो पहला सरबराह बना एज ए, मतलब आपको होता है कि ये प्राइम मिनिस्टर बना था, ठीक है जी, 1972 में। लेकिन 8 जनवरी 1972 पाकिस्तान से ये आज़ाद हुआ जी। अच्छा जी, आप देखिएगा जी आगे, भुट्टो साहब क्योंकि कम्युनिस्ट लीडर थे, जैसे ही इक्तदार में आए तो इनके दिल ये था कि मैं नेशनलाइज करूं ना, तो आपको पता है इन्होंने 2 जनवरी 1972 को तकरीबन एक ऑर्डिनेंस बनाया था जी, जिसके तहत आप देखें तो 20 बड़े कारखाने जो है इन्होंने नेशनलाइज कर दिए। समझ आ गई जी। और फिर 16 जनवरी को दूसरा अनाउंसमेंट हुई है जी, और उसमें 11 और किए जी। 16 जनवरी 1972 11 और, तो 31 टोटल जो है वो कारखाने जो है वो इन्होंने पहली खेप में नेशनलाइज किए थे जी। तो ये आप याद रखिएगा कि नेशनलाइजेशन में भुट्टो साहब जो है उन्होंने, फिर आपको होता है स्टेट लाइफ जो है, ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है, ये भी बेसिकली 9 मार्च 1972 को इन्होंने नाम दिया था स्टेट लाइफ, जो इंश्योरेंस कंपनी है ना जी, इसका भी भुट्टो साहब के दौर में ये बनी है जी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, कॉरपोरेशन इसे बोलते हैं, ये भी भुट्टो साहब ने की थी जी। तो अब आप ये देखिएगा कि जंगी कैदियों का इशू था जी। तो 27 दिसंबर को 1972 में भुट्टो साहब ने मतलब हमदर्दी के मैसेज पे भारत के तमाम कैदी जो थे, अब याद रखिएगा 27 दिसंबर 1972 खैर सगाली के तौर पे जितने कैदी थे भारत के वो सारे पाकिस्तान ने छोड़ दिए जी। और आपको होता है कि फिर इंडिया को भी इंटरनेशनल लेवल पे ज़ाहिर बात एक मजबूरी बन गई। तो फिर अगस्त 1973 में जो आगाज़ हुआ था मुज़ाकरात का, और 18 अगस्त को 1973 में एक समझौता तय आ गया, जिसके तहत सारे कैदी जो है यानी बांग्लादेश और इंडिया ने छोड़ने का वादा किया, सिवाय 95 के। वो कहते थे 95 कैदी जो है ना उनको हम उन पे ट्रायल चलाएंगे जी, बाकी सबको हम छोड़ देते हैं। यानी 95 जो पाकिस्तानी लोग थे, इन पे उन्होंने, जो मेन ओहदों पे थे आर्मी में, उन पे उन्होंने कहा कि हमने क्या करना है जी, नहीं छोड़ेंगे, उन पे ट्रायल चलाएंगे। लेकिन आप याद रखें कि फरवरी 1974 पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया था किसको जी, बांग्लादेश को एज ए नेशन, फरवरी 1974। तो जिस बेस पे आपको पता है कि मुजीबुर रहमान जो है वो आया था, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए, और फिर अप्रैल के अंदर जो है वो 1974 में दिल्ली में 3 मुमालिक की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 19 अप्रैल को बांग्लादेश ने वो बाकी भी 95 जो कैदी हैं छोड़ने का ऐलान कर दिया। उसने कहा जी हम इन पर ट्रायल नहीं चलाएंगे। और आपको पता है कि 2 मई 1974 को आखिरी जो कैदी आया था ना जी,
वो अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी था जी। दी लास्ट जो कैदी है वो आप याद रखिएगा, अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी। तहसीलदार का पेपर लास्ट में बता दीजिएगा क्या है, कब होना एक्सपेक्टेड? अच्छा जी, अब दोस्त कोई बीच में पूछ रहे हैं कि ये तहसीलदार का भी ना, दोस्तों को बता दूं कि हालात जिस तरह के हैं आपके सामने है कि एक तो कोरोना की वजह से आगे आपको होता है कि पीपीएससी का अपना भी इशू चल रहा था, वो भी वजूहत हैं, और बीच में मतलब है आपको पता है कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान प्लस कोरोना, ठीक है। तो मेरा जहाँ तक अभी तक जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ईद के बाद ही अब कोई पेपर होगा तो होगा जी, उससे पहले चांस नहीं, क्योंकि ये जिस तरह की सिचुएशन है अभी आपको पता है ना कि पाकिस्तान पंजाब में खास तौर पे लाहौर में तो बहुत ज़्यादा सख्ती की है कि जनाब कोई भी गैदरिंग ना हो, तो इस तरह पेपर इन हालात में कैसे ले सकते हैं। तो ये मतलब है कि आप देखिएगा कि ईद के बाद चांस है, क्योंकि अब इन दिनों में तो हो नहीं सकता, तो अगले रमज़ान में और प्लस कोरोना दोनों, रमज़ान में वैसे ही कम पेपर लेते थे तो, लेकिन ये आ जाएगी चीज़, तो इस वजह से फिर मतलब है कि ये दोनों इकट्ठी, तो ईद के बाद चांस है, पहले नहीं है। 95% जो थे ये इन्होंने परसेंट नहीं है, 95 सिर्फ बंदों के, 95 बंदे थे। हाँ जी, 95% बंदे थे, ये इन्होंने छोड़ दिए थे जी। आप देखें ना कि सिंपल से हालात बनते हैं ना, 27 दिसंबर को हमने छोड़ दिए, फिर उसके बाद जो है कि वो इंडिया को लगा कि यार हमें क्या करना चाहिए, अब हमें भी खैर सगाली के तौर पे कुछ, तो 18 अगस्त 1973 में मुआहदा तय पा गया, जिसके तहत उन्होंने सारे छोड़ दिए, सिर्फ 95 रह गए। लेकिन जंग इंडिया के साथ हुई है, कब्जा फिर बाद में कैदी इन्होंने बना लिए थे बांग्लादेश में। मेरे भाई वो फौज दोनों के अब स्टेक इकट्ठे होते हैं ना, जैसे आप देखोगे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में जंग तो रशिया की और लग गई थी अफगानों की, लेकिन जब एग्रीमेंट हुआ है 1988 में तो अमेरिका को भी फ्रीक बनाया गया, पाकिस्तान को भी बनाया गया। आजकल जैसे अमेरिका और अफगान लड़ रहे हैं ना, तो हमें क्यों फ्रीक बनाते हैं बीच में? मकसद है कि लेन देन है ना, अब इंडिया जो है उनके बगैर, बांग्लादेश इंडिया के बगैर तो नहीं कर सकता था कुछ, क्योंकि उनकी मेहनत से ये आजाद हुए, तो इस वजह से सबका आपस में लेन देन होना है ना जी। तो आपको पता है कि 19 अप्रैल 1974 को उसने मुआहदा कर लिया, और आपको पता है कि 2 मई 1974 को अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी जो है ये पाकिस्तान आ गया जी। समझा कि ये लास्ट कैदी था जो मतलब है कि पाकिस्तान है। लेकिन आप देखें तो 1975 में हमारे रिलेशन बांग्लादेश के साथ अच्छे हो गए, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो बनना स्टार्ट हो गया जी। तो इस वजह से फिर हम जो है हमारा एम्बेसी भी वहाँ पे खुल गई। फिर आप याद रखिएगा कि जो भुट्टो साहब के दौर में एक चीज़ हुई थी कि इन्होंने कादियानियों को जो है वो काफिर करार दे दिया था। 1974 में आपको पता है कि कादियानियों को काफिर करार दे दिया गया था। 7 सितंबर को आपको पता है कि ये इशू हुआ था जी, 7 सितंबर 1974। तो ये क्योंकि काफ़ी पुराना इशू था, आपको पता है 1953 में मार्शल लॉ भी लगा था लाहौर में, ठीक है जी। ये सर जफरुल्लाह खान आपको पता है फर्स्ट जो वजीर खारजा थे जी, वो कादियानी थे, तो उनकी वजह से ये हुआ था और ये चल रही थी चीज़। लेकिन आखिर जाके 7 सितंबर 1974 कादियानियों को काफिर करार दे दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि 1835 में पैदा हुआ था गुलाम अहमद कादियानी और 1908 में उसकी डेथ हुई है जी। ये गुलाम अहमद कादियानी है जी। आप कहते हैं कि कोई भी नबी जो होता है उसका नाम एक मतलब है कि लफ्ज का होता है। आप खुद देख लें, आदम है, नूह है, अदरीस है, दाऊद है, सुलेमान है, यूनस, मूसा, ईसा, शुएब, उज़ैर, कोई भी नबी आप देख ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी का भी नाम 2 लफ्ज़ों में नहीं है। दूसरा जो भी नाम होता है मेरे भाई किसी नबी का, वो पहले उससे नहीं होता, मतलब उससे पहले कभी नाम कोई यूज़ ही नहीं हुआ। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है, इससे पहले किसी बंदे का हिस्ट्री में नाम मोहम्मद नहीं था, ये पहला नाम था। तो इस वजह से ये भी चीज़ होती है। तीसरी चीज़ होती है कि जो भी नबी आता है वो इस दुनिया के नॉलेज यानी यूनिवर्सिटियों कॉलेजों से एजुकेशन उसने नहीं ली होती, वो उसकी डायरेक्ट एजुकेशन अल्लाह की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी पे फिट नहीं आती। इस वजह से ये क्या है जी कि क्योंकि एक ना बुजुर्गों के बारे में आता है कि
जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने मतलब है कि कहा कि मतलब ये नबी जो होता है ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं और इनको आम करना चाहिए। तो उन यानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में वो क्वेश्चन था ना कि मतलब है कि नबूवत नबी तो अच्छे बंदे होते हैं और अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, उनको आम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी कि अच्छी बात है, लेकिन अब ये देखें कि ये नोट मेरे जेब में 100 रुपए का है, तो अच्छी चीज़ है, पैसे अच्छी चीज़ें हैं तो इनको आम करना चाहिए। मैं अपनी मर्जी से क्या करूँ, इस पर मोहरें लगा लगा के जेली नोट बनाता जाऊँ तो अच्छी चीज़ है। उन्होंने कहा नहीं जी, फिर आपको क्या होगा जी कि स्टेट जो है वो जेली चीज़ बनाने पे क्या करेगी जी, सजा देगी। तो उन्होंने कहा जी अच्छी चीज़ है। तो इसी वजह से अगर कोई जेली नबी बनेगा तो उसको भी फिर क्या होगी जी कि अल्लाह की ज़ात उसको सजा देगी, क्योंकि अल्लाह भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, पैसे अनाउंस करना जी के बनाना। इसी तरह अल्लाह की जिम्मेदारी है कि वो नबी जिसको चाहे बना दे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा खुद से नबी बन जाए ना जी, क्योंकि नबी बनाना है तो अल्लाह की ज़ात अनाउंस करती है और फिर वो नबी बनता है जी। मेरे भाई आप ये देखें कि नबी जो है ना बेसिकली आप कह सकते हो कि नबी रसूल जो होता है वो साहिब शरीयत होता है, वो एक अपना पूरा कोड ऑफ कंडक्ट लेके आता है। उसका बाकायदा मतलब है कि तरीकाकार हर चीज़ इबादत से लेके सारा सिस्टम होता है। लेकिन नबी जो है वो सिंपल मैसेंजर होता है जी, वो उसके लिए ये नहीं होता कि नई शरीयत लेके आए। वो हो सकता है कि पुरानी शरीयत कोई आगे, जैसे आप देखें ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रसूल थे, लेकिन हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो थे वो नबी थे, यानी कि अब उनकी अपनी शरीयत नहीं थी, लेकिन वो अपने भाई वाले ही मैसेज को आगे लोगों तक पहुंचा रहे थे। आप रसूल थे, ठीक है ना जी। जो रसूल होता है वो नबी भी होता है। हर जो रसूल है वो नबी है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं है जी। ज़ाहिर बात है, सरकार का साहिब शरीयत है। आप देखें ना कि आप सल्लम का की किताब, आप सल्लम की जो सारा तरीकाकार है इबादत का, वो बाकी का नहीं था। अब देखें ना कि जो यहूद नसारा है उनके 40 रोज़े होते हैं और उनकी सहरी भी नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ 30 रोज़े होते हैं, हमारी सहरी और अफ्तारी भी होती है। यहूद नसारा अभी तो इन्होंने चेंज कर दिया, वरना उनके लिए ये था कि ख़ास जगह जो है वही इबादत गाह है। लेकिन इस्लाम पे सारी ज़मीन मस्जिद है। उनके लिए ये था कि कपड़ा पलीद हो जाए तो उसको काटना पड़ता था, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जस्ट कलमा पढ़ो और भागो जाए। तो ये शरीयत जो है ये किसने दी है जी, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। और इस वजह से आप क्या हैं, रसूल हैं, और रसूलों के भी आप इमाम हैं। सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया का टाइटल आपको पता है, मेराज की रात सरकार को मिला, क्योंकि 27 रजब को मस्जिदुल अक्सा के अंदर इमामत करवाई आपने 1,24,000 जो पैगम्बर थे उनको। तो इस वजह से अब याद रखें कि वो सैयदुल अंबिया हैं जी, इमामुल अंबिया। लेकिन ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, ठीक है जी, 1908 में मरा था जी, और इसने एक फ़िरके को, एक मज़हब को अनाउंस दिया जो जिसको हम कादियानी या मरज़ई बोलते हैं जी। नहीं वो चीज़ें पता है लोगों को ना। अच्छा जी, अब ये देखें जी, आगे चलते हैं जी, क्योंकि लेक्चर इस्लाम का नहीं है ना, लेक्चर है जी। चलें जी आगे देखें जी। आप याद रखिएगा कि 75 में, ठीक है, के बाद आप देखें 77 को, 7 मार्च 1977 में इलेक्शन हुए थे जी। आप याद रखिएगा 7 मार्च 1977 भुट्टो साहब ने जनरल इलेक्शन करवाए थे जी। और आप याद रखिए कि जब 7 मार्च 1977 को इलेक्शन हुए तो इस इलेक्शन में ना भुट्टो साहब की पार्टी जो है वो सारी सीटें जीत गई थी। सिर्फ 36 नशिस्तें, 36 सीटें सिर्फ अपोजिशन को मिली, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा धांधली हुई, बहुत ज्यादा रिगिंग हुई। कुछ सीटों के आप देखें कि 19 सीटें बिला मुकाबला जीत गए भुट्टो साहब, और कुछ सीटों के ऐलान जो है ना वो अभी सीटों की गिनती हो रही थी और उधर टीवी पे अनाउंस हो गया कि जनाब जो ये सीट जीत गए जी। तो इस वजह से जितनी पार्टीज थी उन्होंने फिर क्या किया जी, इनके खिलाफ जो है वो एहतजाज का ऐलान किया जी। 14 मार्च 1977 को बाकायदा तहरीक चल गई और 18 मार्च को ये नीला गुंबद
आप कह सकते हैं कि ये लाहौर से एक बहुत बड़ा काफिला जो है जुलूस निकलना स्टार्ट हुए, जिसको लीड कर रहे थे नवाबजादा नसरुल्लाह खान, ये मौलाना मुफ्ती महमूद जो ये क्या इसका वालिद है जिन्हें अपना फजल रहमान के वालिद हैं जी। तो ये इस तरह एक बहुत बड़ा लश्कर जो है वो निकला और लोगों ने गवर्नमेंट को हिला के रख दिया जी। अब आप ये देखें कि क्या होता है जी। 5 जुलाई को 1977 में मार्शल लॉ लगा था जी। 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लग गया था। अब याद रखिएगा कि 5 जुलाई 17 से अपना जब मार्शल लॉ लगा है जी, तो इनको आप ये भी याद रखिएगा कि ये जो ज़ियाउल हक है ना जी, 1976 में ये जनरल के ओहदे पे तरक्की दी गई थी और इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। 8 जर्नलों को ना मतलब है कि नज़रअंदाज करके 1976 में ज़ियाउल हक को क्या बना दिया गया जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़ियाउल हक। तो अब याद रखिएगा कि फिर 5 जुलाई को ज़ियाउल हक ने क्या लगा दिया जी, ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। और जब मार्शल लॉ लगा है उसके बाद आपको पता है कि सारे लोगों को क्या कर दिया गया जी, उनको जितने भी लोग थे उनको कैद कर दिया गया। और कैद के बाद भुट्टो साहब भी रिलीज हो गए थे, लेकिन बाद में इनको दोबारा जब गिरफ्तार किया गया तो इनके ऊपर केस चलाया गया जी। मोहम्मद अहमद खान कसूरी का केस जो है, उस मोहम्मद अहमद खान कसूरी कत्ल केस था जी, जिसकी बेस पे आपको पता है इनको सजा हुई है जी। और 4 अप्रैल 1979 को क्या हो गया जी, इनको सजाए मौत। क्योंकि इनका पूरा जो केस का जिक्र है वो इंशाल्लाह कल आपके साथ करेंगे। इसी टाइम जो है वो होगा ज़ियाउल हक पीरियड, और उसके साथ आगे कुछ चीज़ें जो है वो भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ का दौर वो करेंगे जी। तो लेकिन ये है कि ये जनरल जो केस है वो इंशाल्लाह कल डिटेल डिस्कस करेंगे। बस जो आज था वो आपके साथ ये भुट्टो पीरियड और मतलब ये चीज़ें थी। लेकिन आप सब दोस्तों को अनाउंस करना है कि क्योंकि कल से हमारा प्रॉपर एक सेशन चलने वाला है जी, जो 4 अप्रैल से जीके का पैटर्न सिर्फ आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया कि आप खुद देखें कि हमने एक एरिया को लिया, एक छोटा सा पोर्शन है जी, जिसमें कितने ऑब्जेक्टिव जो है वो बन गया जी। तो आप दोस्तों को, जो दोस्त देख रहे हैं उन सबको ये रिक्वेस्ट है कि 4 अप्रैल को हमारा सेशन जो है वो चल रहा है जी। और जिस दोस्त को मतलब है कि हमारा ये पैटर्न पसंद आया हो कि इस तरीके से जो है कि तैयारी 1 पेपर की अच्छी हो सकती है, वो ये मेरा नंबर है जी 03067562 इस पे वो रब्ता कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। और आप याद रखें कि मैं सिर्फ एक चीज़ आप दोस्तों के साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि बड़ी बड़ी एकेडमीज़ हैं और वो एकेडमीज़ जो हैं वो क्या करती हैं कि जी 10 से 15 लेक्चर दे के वो कहते हैं जी कोर्स ऑफ हो गया। हमारे जो दोस्त हैं वो सिंपल होते हैं तो उन्हें लगता है कि यार ये बड़ी एकेडमी है तो इस वजह से वो ये अच्छी तैयारी करवा सकती है। मैं ओपनली दोस्तों को कहता हूं कि जीके अपना वो उतना सादा भी नहीं रहा है कि जो मतलब है कि चंद चीजें आए। अब आप खुद देख लें कि ये एक लेक्चर था, ठीक है जी, ये भी घंटे 2-1.5 घंटे का जो ये हमारा आपके साथ, तो कितनी चीजें डिस्कस हुई हैं और कितने जो है वो ऑब्जेक्टिव बने। और डिटेल जब तक आपको नहीं आती, कंसेप्ट आपको जब तक नहीं पता चलता, तो उस वक्त तक आप तैयारी नहीं कर सकते जी। तो ये जस्ट ये है कि हम चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी एकेडमीज हैं उनकी जो एक मोनोपोली बनी है कि स्टूडेंट को लगता है कि वहीं से तैयारी हो सकती है, उसको ख़त्म कर रहे हैं। अनलिमिटेड क्लासेस दे रहे हैं कि जब तक या तो स्टूडेंट एलोकेट हो जाए या स्टूडेंट जो है वो सेटिस्फाइड हो कि अब मेरी तैयारी जो है वो ठीक है। क्योंकि एक ही दफ़ा तैयारी करें, दोबारा आपको तैयारी करने की ज़रूरत ना पड़े जी। क्योंकि इस तरह ये हो जाता है कि आप बार बार एक सीट आती है और बंदा कहता है कि जो है कि ये मेरा मतलब है आज मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूं तो कल मैं मतलब है कि फलां की तैयारी कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। और दोस्तों को सबको ये बता दूं कि कोई भी पेपर जो है उसकी ना एक ही दफा तैयारी होती है, कोई ये दोबारा नहीं है। अभी आप सिंपल आप देखें कि पाक अफेयर या जो इंडियन हिस्ट्री है, पाक अफेयर्स आप याद रखें तो
अफेयर्स या इंडियन हिस्ट्री है, इसकी एक ही दफा तैयारी होनी चाहिए, दोबारा कोई चीज तब्दील तो होनी नहीं है। इसी तरह इस्लामिक हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, उर्दू है, मैथ है, इंग्लिश है, हर चीज आपको पोर्शन वाइज अगर आपकी तैयार हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं जी कि किसी भी पेपर, चाहे वो पीएमएस का हो, चाहे वो एफपीएससी का हो, चाहे वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो केपी के पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये सब का पेपर हर पोर्शन यही है। तो इस वजह से किसी भी जो बंदा या कोई एकेडमी आपको कहती है कि हम 15 लेक्चर में या 20 लेक्चर में आपको करवा देंगे, शॉर्ट फॉर्म कोई नहीं है, एमसीक्यूज पेपर की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं। कोई बंदा कहना कि ये हम क्रैश प्रोग्राम है, वो गलत बोलता है जी। क्यों कि एक सवाल एक नंबर है, तो अब 100 सवाल का किसी को क्या पता कहां से आना है। चलो सब्जेक्टिव सवाल होते हैं 15 नंबर का या 20 नंबर का, पेपर में 5 सवाल आने हैं, तो बंदा किताब देख के गैस लगा सकता है या पास पेपर को देख के गैस कर सकता है कि यार ये पेपर कहां से आना है ना जी। तो लेकिन एक क्वेश्चन ये चीज जो है ना कि वो नहीं बनती। तो मैं सब दोस्तों को, जो भी जिन लोगों ने मेरा जो लेक्चर सुना, उन सब लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि अगर मतलब उनको ये पैटर्न अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक, बहन भाइयों तक इसको जरूर शेयर करें ताकि उनको पता चले। क्योंकि उन्होंने पढ़ना जरूर है, लेकिन क्या होता है कि इस तरह अकेडमीज, बड़ी अकेडमीज, वो जस्ट अपने नाम से, अपनी एडवर्टाइजमेंट से क्या कर लेती हैं जी कि उनको ले लेती हैं, और वो 15-20 दिन बाद, महीने बाद फिर वो रो रहे होते हैं कि यार हमें तो कुछ मिला नहीं, और फिर वो दोबारा से अकेडमी ढूंढ रहे होते हैं। तो ये इस नंबर पे, ये 03067562 व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं जी। और मतलब है कि हमारे साथ मजीद अगर आपको लगेगा, इंशाल्लाह कल दोबारा आप लोगों के साथ जो है कि एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और मजीद चीजें आपके साथ शेयर करेंगे जी। यार बेसिकली तो कंप्यूटर की, जिस तरह आप देखें कि बुक्स का, मैं इस अंदाज में देखता हूं कि कंप्यूटर की जो बुक्स है ना वो हिस्ट्री रेलिवेंट है, लेकिन अब थोड़ा सा पेपर आ जाता है कंसेप्चुअल, पढ़ने वाली चीजें, करने वाली चीजें, तो वो आप जब सेशन में आएंगे तो आपको कंप्यूटर टीचर जो है ना वो देंगे, उसमें बेस में ये हो जाएगा कि आपको वो प्रैक्टिकल चीजें करवाएंगे कि एमएस वर्ड है, एक्सेल है, या इनकी क्या रेलिवेंसी क्या है, ये कैसे काम करता है, या चीजों को काम करते, क्योंकि वो जो शॉर्ट कीज है उनको भी समझने की जरूरत है कि फलां चीज लगनी है तो कैसे लगनी है। तो थोड़ा सा, वैसे तो आपको पता है मार्केट में बुक्स हैं, लेकिन वो मैं जहां तक समझता हूं कि कोई बंदा जब तक प्रैक्टिकल चीज समझाएगा नहीं तो उस वक्त तक आपको उसका फायदा नहीं होगा जी। ठीक है जी, तो आज यहां तक रखते हैं। इंशाल्लाह कल जो है आप दोस्तों की ये अब रिक्वेस्ट है कि आपने ये हमारा मैसेज जो है वो दोस्तों तक पहुंचाना है जी।